पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन आदि समस्त प्रक्रियाएं, उसके अलावा भी कुछ और प्रक्रियाएं शरीर में होती हैं जिनका सबका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो सभी कार्यों का नियंत्रण एक विशेष ऊतकों के से बने हुए तंत्र के द्वारा होता है। उस तंत्र को कहते हैं तंत्रिका तंत्र, और उसके द्वारा नियंत्रण होता है, साथ ही साथ समन्वय होता है। जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं, उन सभी कार्यों के बीच में आपस में आपसी तालमेल और समन्वय का होना जरूरी है। और इस समन्वय का नियंत्रण कौन करता है? इन सब का समन्वय और नियंत्रण मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र मिलकर करते हैं। तो जैसे कि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? हमको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं जो हम बोल रहे हैं उसको, और साथ ही साथ हाथों के द्वारा कॉपी में लिख भी रहे होंगे। तो इस तरह से देखने, सुनने और लिखने तीनों क्रिया में जो आपसी तालमेल और समन्वय है, उसके फलस्वरूप आप इस पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो इसी तरह हर एक कार्य को करते समय में कई क्रियाएं एक साथ चलती हैं, और उन सारी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा और तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो आज हम इसी को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि नियंत्रण और समन्वय मानवों में होता, मानव के साथ साथ ये पौधों में भी होता है। तो किस तरह से होता है, और इनमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, और कौन कौन सी संरचनाएं भाग लेते हैं, उन किस तरह से ये कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, और किस तरह से आपसी तालमेल सभी क्रियाओं के बीच बनाकर रखते हैं, तो ये सब आज हम समझने वाले हैं। तो एक परिभाषा नियंत्रण और समन्वय की लिख लीजिए। हमारे शरीर के सभी कार्य नियंत्रित ढंग से एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। हमारे शरीर के सभी कार्य, देखो, नियंत्रित ढंग से एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। तो इस नियंत्रण और समन्वय को करने के लिए हमारे शरीर में विशेष ऊतकों का एक समूह होता है, और वो विशेष ऊतकों का समूह और तंत्रिकाओं का अंगों का समूह होता है, जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो कि इस कार्य को संपन्न करते हैं, नियंत्रण और समन्वय को। तो तंत्रिका तंत्र की परिभाषा क्या होगी? वह तंत्र जो याद रखने, सोचने, समझने तथा संवेदनाओं, उद्दीपनों एवं बाह्य वातावरण के परिवर्तनों को ग्रहण करके प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, तो उस तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या है? याद रखना, सोचना, समझना, उसके साथ साथ संवेदना जैसे कि भूख है, प्यास है, प्रेम है, शोक है, भय है, क्रोध है, ये सब संवेदना। और उद्दीपन जैसे बाहरी कोई भी गर्म चीज है, ठंडा है, गर्म है, ठंडा है, या कोई चीज दर्द है, ये सब चीज का महसूस होना, और उद्दीपनों का और बाह्य वातावरण के परिवर्तन, वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे ताप में परिवर्तन हो रहा है या गर्मी बहुत अधिक लग रही है, वो सब परिवर्तनों को ग्रहण करके विशेष संवेदी अंग के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, और ग्रहण करके फिर मस्तिष्क के द्वारा उसको परीक्षण किया जाता है, और फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जो क्षमता प्रदान करती है, उस तंत्र को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो इस तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क के साथ साथ उससे फैलने वाली तंत्रिकाएं, और तंत्रिका के साथ साथ मेरुरज्जु। तो तीन मुख्य भाग हैं जो कि इसमें सहयोग करते हैं। तो एक और चीज है, तंत्रिका तंत्र के जितने भी भाग होते हैं वो सब विशेष प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियंत्रण एवं समन्वय मनुष्यों में या पादपों में दो तरह से होता है। एक होता है रासायनिक नियंत्रण, और दूसरा होता है तंत्रिकीय नियंत्रण। पहला रासायनिक नियंत्रण नाम से ही जाहिर है कि रसायनों के द्वारा नियंत्रण होता है, और रसायनों के द्वारा नियंत्रण और समन्वय होता है। तो यह क्या कहलाता है? रासायनिक नियंत्रण या समन्वय। ये विशेष प्रकार के कार्बनिक रसायनों का स्राव जो है वो हमारे शरीर में विशेष ग्रंथियों के द्वारा होता है। पादपों में भी होता है विशेष प्रकार के रसायनों का उत्पादन, जिसकी वजह से माने कुछ क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि वृद्धि की क्रिया है, एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है फिर रुक जाती है, तो किस कारण से होती होगी? तो वो इन रसायनों के द्वारा। जैसे पौधों में वृद्धि होती है, किसके कारण होता है? इन रसायनों के द्वारा होता है। फूलों में, पत्तियों में, पत्तियों का झड़ना, कुछ रसायन स्रावित होते हैं जिसकी वजह से एक निश्चित समय आते ही पत्ती जो है वो झड़ने लगते हैं। तो इस तरह से कुछ क्रियाएं जो होती हैं शरीर में रसायनों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में ही देख लीजिए कि एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है ना। और कई सारी और मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इन रसायनों के द्वारा होता है। और उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण और
तंत्रिकीय नियंत्रण के दोनों के समन्वय से फिर पूरा मस्तिष्क जो है शरीर जो है वो समन्वित तरीके से संचालित होती है। तो पहला नियंत्रण क्या हो गया, रासायनिक नियंत्रण, जो कार्बनिक रसायनों के द्वारा होता है। और वो क्या होते हैं, उन रसायनों को क्या कहते हैं, हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन किसी नलिका के द्वारा स्रावित नहीं होते, बल्कि सीधे ही ब्लड में स्रावित कर दिए जाते हैं, ग्रंथियों के द्वारा रक्त में स्रावित कर दिए जाते हैं, या फिर पादपों में सीधे ही स्रावित होते हैं। उसके लिए कोई विशेष इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। तो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। रासायनिक नियंत्रण या समन्वय जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, जबकि तंत्रिकीय नियंत्रण या तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, इनसे मिलकर बना होता है। पहला है मस्तिष्क, है ना, दूसरा है मेरुरज्जु, और तीसरा है उससे निकलने वाली मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं, है ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिकाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली तंत्रिका होती है संवेदी तंत्रिका और दूसरी होती है प्रेरक तंत्रिकाएं। तो संवेदी या सेंसरी तंत्रिकाएं जो होती हैं, जैसे हमारे संवेदी अंग हैं, कौन कौन से संवेदी अंग हैं, जैसे संवेदी अंग है जैसे आँख है, नाक है, कान है ना, इनसे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, या त्वचा है ना, स्पर्श की सूचना, त्वचा है, आँख है, नाक है, कान है आदि समस्त संवेदी अंग जो हैं, उनसे संवेदनाओं को, जो भी सूचना है, जैसे त्वचा है तो स्पर्श की सूचना, आँख से देखने की सूचना, कान से सुनने की सूचना, नाक से सूंघने की सूचना, इन सूचनाओं को संवेदी तंत्रिकाएं पहले ग्रहण करती हैं, और ग्रहण करके वो कहाँ पहुंचाती हैं, मेरुरज्जु को देती हैं। मेरुरज्जु से फिर वो ब्रेन को या मस्तिष्क को पहुंचता है, और मस्तिष्क फिर वापस पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं को कहते हैं संवेदी तंत्रिका, जो मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं। माने संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक जाने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी अंगों से मस्तिष्क की तरफ, है ना, मस्तिष्क की तरफ, संवेदी अंगों से मस्तिष्क की तरफ जो लेकर जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, संवेदी तंत्रिका। ठीक है। और उसी तरह से दूसरा जो होता है मोटर या प्रेरक जो होती है मस्तिष्क से वापस उस अंग तक लेकर जाती हैं। मस्तिष्क से प्रभावी अंग तक, मस्तिष्क से प्रभावी अंग तक लेकर जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, दूसरी तंत्रिका को प्रेरक तंत्रिका। ठीक है, दूसरी को क्या कहेंगे, प्रेरक तंत्रिका। तो तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो संवेदी तंत्रिकाएं, दूसरी प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं संवेदी अंगों से संवेदनाओं को मस्तिष्क तक लेकर और मेरुरज्जु तक लेकर जाती हैं, और प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती हैं मेरुरज्जु और मस्तिष्क से वापस कहाँ तक लेकर जाती हैं, मस्तिष्क से प्रभावी अंगों तक। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे कि हाथ में कोई गरम तवा, जैसे आप गरम तवा को आप छू लेते हैं तो तुरंत ही उसकी सूचना जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका के द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचता है। फिर मेरुरज्जु से कहाँ पहुंचता है वो, मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क जो होता है वो निर्देश देता है प्रेरक तंत्रिका के द्वारा, त्वचा को निर्देश देता है कि वहां से हाथ को हटा लो। तो इस तरह से ये तंत्र मिलकर चारों चीजें, संरचनाएं आपस में मिलकर प्रत्येक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो ये हो गया मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, 3 भाग हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद एक एक करके हम देखते हैं कि इनकी इकाई क्या है। मस्तिष्क हो, मेरुरज्जु हो या तंत्रिकाएं हो, किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर को हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं, किस तरह से इन तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है सूचना। तो वो तंत्रिकाओं की संरचना कैसी होती है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस तरह से मतलब शरीर की रचना कोशिकाओं से हुई है, तो तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कई तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, कई हजारों लाखों की संख्या में होती हैं। और ये तंत्रिकाएं जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़कर तंत्रिकाओं का निर्माण करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं, तंत्रिकाओं का निर्माण करती हैं। तो वो तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी होती है, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, हम न्यूरॉन भी कहते हैं। और उसकी संरचना कैसी होती है हम देखते हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना, तंत्रिका कोशिका क्या है, इसको कहते हैं न्यूरॉन भी कहते हैं,
और ये क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, एक प्रश्न पूछ सकता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका है ना, तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई है या यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की इकाई यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तो इसकी संरचना कैसी होती है वो हम देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर मैं बनाकर रखी हूँ, आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम संरचना एक एक करके समझते हैं। देखिए, तंत्रिका कोशिका मुख्यतः दो भागों से बना होता है। एक तो होता है साइटॉन, जो ऊपर से गोल ताराकार संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, क्या कहलाता है, साइटॉन। और नीचे की ओर लंबी जो संरचना होती है वो कहलाती है एक्सॉन। तो वास्तव में ताराकार कोशिका जो होती है, बाहर से कोशिका झिल्ली इस तरह से तारे की आकृति की होती है, माने बाहरी जो कोशिका, तंत्रिका कोशिका की कोशिका झिल्ली जो होती है ये न्यूरोलेमा कहलाती है। कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है, न्यूरोलेमा कहलाती है। और यह न्यूरोलेमा बाहर की ओर इस तरह से उभार बनाती है। तो इन उभार्स को क्या कहते हैं हम, इन सारे उभारों को कहते हैं डेंड्रॉन। और ये डेंड्रॉन छोटी छोटी और शाखाओं में बढ़ जाती हैं पौधे की जैसी, इन शाखाओं को कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, तो यही सारे उभार जो होते हैं वो डेंड्रॉन्स कहलाते हैं। उनमें से एक डेंड्रॉन जो होता है वो लंबा हो जाता है और विस्तारित होकर या लंबी होकर एक्सॉन बनाता है। लंबा होकर क्या बनाता है, एक्सॉन बनाता है। और ये एक्सॉन जो है आगे की ओर एक बल्बनुमा संरचना में इस तरह से शाखित हो जाता है और बल्ब जैसी संरचना बनाता है, उसको तंत्रिका बल्ब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसमें तंत्रिका कोशिका में साइटॉन में एक बीच में केंद्रक स्थित होता है और साथ ही साथ इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और अन्य कोशिकीय संरचनाएं भी पाई जाती हैं। और एक्सॉन में ये हो गया साइटॉन की संरचना। एक्सॉन की भित्ति जो है बाहर से कुछ इस तरह की संरचनाओं से घिरी रहती है, इनको कहते हैं माइलिन झिल्ली। ये झिल्ली कुछ कोशिकाओं की बनी होती हैं और उन कोशिकाओं को कहते हैं कि जैसे ये कोशिका से बना हुआ है ये झिल्ली, इन कोशिकाओं को स्वान कोशिका कहते हैं। जिन कोशिकाओं से बनी होती है उन कोशिका को क्या कहते हैं, स्वान कोशिका कहते हैं। क्योंकि स्वान नामक वैज्ञानिक ने जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, गोल्जी काय की खोज कर रहे थे उस समय तंत्रिका कोशिका के अंदर गोल्जी काय की खोज की और इन स्वान, इसीलिए उनके नाम पर इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, स्वान कोशिका कहा जाता है। तो तंत्रिका कोशिका के साइटॉन से एक लंबी प्रवर्ध निकला है, उसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन की चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो कहलाती है माइलिन झिल्ली। और यह माइलिन झिल्ली कंटिन्यूअस या निरंतर ना होकर बीच बीच में ऐसे कटी हुई है। देखिए गैप है छोटा छोटा, तो ये गैप कहलाता है, जहाँ पर माइलिन झिल्ली नहीं है वह स्थान कहलाता है रेनबियर का नोड कहलाता है ना, रेनबियर की गांठ या रेनबियर का नोड कहलाता है। और उसके बाद अंतिम शिरा जो है इस तरह से शाखित हो जाती है और खुली हुई संरचनाओं में समाप्त होती है, जिसको कहते हैं तंत्रिका बल्ब। अब देखते हैं कि इसमें इन कोशिकाओं से मिलकर उसकी रचना कैसे होती है। इन कोशिकाओं से मिलकर उसकी रचना कैसे होती है, इन कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिकाओं की रचना कैसी होती है। तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका और दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, इस तरह से आपस में जुड़ते चले जाते हैं। और उन दोनों के अंत में क्या होते हैं, ये पेशियों के पास में जाकर समाप्त होते हैं। क्योंकि सूचनाओं को पेशियों से ग्रहण करना है, मांसपेशियों से और अंगों से, जहाँ पर इफेक्टर ऑन कर है वहाँ से, तो वहाँ पर समाप्त होता है। उसके बीच में एक गैप स्थित होता है ना, दोनों के बीच में गैप स्थित होता है और ये गैप कहलाता है सिनाप्स। ये गैप क्या कहलाता है, सिनाप्स कहलाता है, या जो खाली स्थान जो दोनों के बीच में स्थित होता है। फिर इन गैप होने के बावजूद इनमें सूचनाओं का संवहन कैसे होता है। एक साइटॉन से आगे की ओर बढ़े, ये एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा अगली तंत्रिका कोशिका के प्रथम ऊपरी सिरे से जुड़ी रहती है। इस तरह से अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ी रहती है ऐसे। और दोनों के बीच में जो खाली जगह है ये कहलाता है सिनाप्स। क्या कहलाता है, दोनों के बीच की खाली जगह को कहते हैं सिनाप्स। और इसी सिनाप्स में खाली है, उसके बावजूद इसमें कैसे संवहन होता है ये हम समझाते हैं आगे की ओर। तो एक करके एक के बाद एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका कोशिका का
ऊपरी सिरा आपस में एक गैप के द्वारा जुड़ी रहती है। गैप है फिर भी इनमें संबंध होता है और इसी गैप में कुछ रसायन स्रावित होते हैं जिसकी वजह से सूचनाएं जो है वो आगे की ओर पहुंच जाती हैं। तो क्या होता है, जैसे सूचनाएं जो है वो डेंड्रॉइड के द्वारा ग्रहण की गई। जैसे कोई गर्म चीज जो है वो हाथ में पड़ रहा है, गर्म चीज में हाथ पड़ रहा है, तो हाथ के द्वारा संवेदी सेंसरी तंत्रिका या संवेदी तंत्रिकाओं के डेंड्राइट के द्वारा वो सूचना ग्रहण की जाएगी और उन सूचनाओं को फिर साइटॉन से होते हुए एक्सॉन के द्वारा अंतिम सिरे पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो सूचना अंतिम सिरे में आएगा, अंतिम सिरे में एक प्रकार का रसायन स्रावित होता है, ठीक है। और वो रसायन जो है वो फिर इस तंत्रिका कोशिका के लिए, अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के लिए एक सूचना का कार्य करता है। और यह सूचना फिर एक इस पहली तंत्रिका से अगली तंत्रिका में पहुंच जाता है, तंत्रिका कोशिका में, और इस तंत्रिका कोशिका के साइटॉन में आ गया। अब ये सूचना जो है वो गरम है करके जो सूचना जा रही है वो एक तंत्रिका से दूसरी से तीसरी से होते हुए कहाँ तक पहुंचता है, मेरुरज्जु तक पहुंचता है। और मेरुरज्जु से फिर वो सूचना कहाँ पहुंच जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है। और मस्तिष्क फिर से एक आदेश जारी करता है, फिर मोटर या प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा फिर से इसी तरह संवहन होता है विद्युतीय तरंग के रूप में। और वह सूचना जो है वो फिर वापस कहाँ आता है, पेशियों तक आता है। तो संवेदी सेंसरी के द्वारा, संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचेगा मेरुरज्जु से होते हुए, और मस्तिष्क से फिर आदेश जारी करता है। तो उस सूचना जो है वो फिर अगले प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ तक पहुंचता है, पेशियों तक पहुंचता है। और इस तरह से फिर हमें महसूस होता है कि गर्म है ये करके, है ना। और उसके फलस्वरूप फिर हम हाथ हटा लेते हैं। तो इस तरह से सूचनाओं का संवहन किसके द्वारा हो रहा है, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। और तंत्रिका कोशिकाएं आपस में किससे संबंधित है, सिनैप्स या बीच में जो संबंध है, गैप है, उसके द्वारा जुड़ी हुई हैं। और एक के बाद एक इस तरह से कई तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो जुड़ी रहती हैं और तंत्रिकाओं का निर्माण करती हैं। तो ये तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन काफ़ी लंबे होते हैं। कई तंत्रिकाओं कोशिकाओं के एक्सॉन तो होते हैं कि मेरुरज्जु से सीधे पैर की उंगलियों तक पहुंचे रहते हैं, या कई जो होते हैं ब्रेन से सीधे पैर की उंगलियों तक पहुंचे रहते हैं। कई जो होते हैं एक्सॉन जो होते हैं वो कभी कभी आपकी शरीर की लंबाई के बराबर होते हैं। तो इसलिए तंत्रिका कोशिकाओं को शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका कहा जाएगा तो क्या कहेंगे, तंत्रिका कोशिका। तो ये हो गया तंत्रिका कोशिका की संरचना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मेरुरज्जु की संरचना। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, मेरुरज्जु और उसके कार्य किस तरह से होते हैं।